नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की हम सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, कक्षा 10वीं की। पहले पाठ में हमने महाजनपद का उल्लेख किया। हमने पढ़ा कि पहले जन होते थे, फिर जनपद बने और फिर उसके बाद कई जनपदों को मिलाकर महाजनपद हुए। ऐसे करके उत्तरी पश्चिमी और पूरे उत्तरी पूर्वी भारत में 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद का उल्लेख एक बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो बौद्ध ग्रंथ कौन सा है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। चलिए आगे इसी कड़ी में हम आज बढ़ते हैं। मौर्य काल की शुरुआत होती है, उसको हम ध्यानपूर्वक विस्तार से पढ़ेंगे और सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगी। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। चलिए शुरुआत करते हैं। मौर्य, शुंग, सातवाहन, गुप्त, वर्धन, पाल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, चोल, पल्लव एवं चालुक्य साम्राज्य, ये साम्राज्य इन महाजनपदों पर अपना शासन किए। तो सबसे पहले जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मौर्य वंश। 16 महाजनपदों में से एक मगध का एक साम्राज्य के रूप में आविर्भाव हर्यक वंश के समय हुआ। कालांतर में मगध ने प्राय समस्त उत्तर भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। तो जो 16 महाजनपद थे उसमें सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली महाजनपद था वो था मगध, और मगध ने पूरे उत्तर भारत पर अपना अधिकार कर लिया था। तो मगध पर सबसे पहले जिस शासन व्यवस्था की स्थापना हुई, जिस वंश की स्थापना हुई, वह था मौर्य वंश। ईसा पूर्व 326 के लगभग मगध के राज सिंहासन पर नंद वंश का एक विलासी राजा घनानंद सिंहासन रूढ़ था। तो मगध के सिंहासन पर घनानंद का शासन था, वह नंद वंश का था। इस समय पश्चिमोत्तर भारत सिकंदर से आक्रांत था। तो उत्तर पश्चिम का जो भाग था वह सिकंदर के आक्रमण से परेशान थे। वहाँ के जितने भी जनपद थे वो प्रजा अपने राजा के अत्याचारों से पीड़ित थी। असहाय कर भार के कारण राजा के लोग उससे असंतुष्ट थे। इस परिस्थिति में मगध को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो विदेशी आक्रमण से उत्पन्न संकट को दूर करे और उसे एक सूत्र में बांधकर चक्रवर्ती सम्राट के आदर्श को चरितार्थ करे। तो उत्तर पश्चिम का जो भाग है, जैसे ये अपना भारत है, यहाँ से आक्रमण होते थे क्योंकि इन तीनों ओर तो समुद्र था। भारत के तीनों ओर समुद्र था। भारत पर जो भी आक्रमण हुए इस साइड से हुए। तो इधर सिकंदर के आक्रमण से मगध पूरा परेशान था। मगध की जनता असंतुष्ट थी और इतना कर भार लगा रखा था कि जनता उसे चुकाने में असमर्थ थी। तो विदेशी आक्रमण से उत्पन्न संकट को कोई दूर कर सके और पूरे भारत को एक सूत्र में बांध सके, ऐसे राजा की सब कामना कर रहे थे। शीघ्र ही भारत के राजनीतिक नभमंडल पर कौटिल्य का शिष्य चंद्रगुप्त प्रकट हुआ तथा एक नवीन राजवंश मौर्य वंश की स्थापना की। तो ये कौटिल्य जो था वो घनानंद द्वारा बताया जाता है कि घनानंद ने उसको परेशान किया और उसको अपने राज्य से निकाल दिया। तो कौटिल्य अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था और आकर वह चंद्रगुप्त से मिलता है और चंद्रगुप्त की मदद करता है। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर लेता है। चंद्रगुप्त मौर्य, तो मौर्य वंश का जो सबसे पहला शासक है वह है चंद्रगुप्त मौर्य। अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य मगध के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। ये आपको सन ध्यान में रखनी है। और 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य मगध के राज सिंहासन पर बैठा था
और किसकी सहायता से? नंद शासक घनानंद को पराजित किया गुरु चाणक्य कौटिल्य की सहायता से, क्योंकि चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है। कौटिल्य को घनानंद ने बेइज्जत करके अपने राज्य से निकाल दिया था और कौटिल्य जाकर चंद्रगुप्त से मिला, तो चंद्रगुप्त कौटिल्य की मदद से मगध के साम्राज्य पर अपना अधिकार जमा लेता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय अभियान कर प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। 305 ईस्वी में उसने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। तो बैठा कब था? 322 ईसा पूर्व, और 305 ईस्वी में इसने यूनानी शासक सेल्यूकस को पराजित किया। फिर दोनों में आपस में संधि हुई। संधि हो जाने के बाद सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी के पश्चिम का क्षेत्र उसे दे दिया। तो ये जो थे पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी, ये पूरा का पूरा क्षेत्र चंद्रगुप्त ने जीत लिया संधि के दौरान, और 500 हाथी चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को दे दिए। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त से कर दिया और मेगस्थनीज को अपने राजदूत के रूप में उसके दरबार में भेजा। तो सेल्यूकस का जो ये था राजदूत था मेगस्थनीज, उसको राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया और अपनी पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त से कर दिया। चंद्रगुप्त के विशाल साम्राज्य में काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य और कश्मीर के भूभाग सम्मिलित थे। तो इन सब पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अधिकार कर लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया। वृद्धावस्था में उसने भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको एक लाइन वाले आंसर में पूछा जा सकता है। और रीट पटवार राजस्थान पुलिस के कैंडिडेट को भी कि अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से धर्म की दीक्षा ली, तो उसने अपने गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ले ली। उसने 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला मैसूर में उपवास करके अपना शरीर त्याग दिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब होती है? 298 ईसा पूर्व। कहाँ पर? श्रवण बेलगोला मैसूर में। उसके बाद आते हैं बिंदुसार। बिंदुसार का मतलब वो राज सिंहासन पर बैठते हैं 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और उत्तराधिकारी था, जिसे यूनानी लेखक अमित्रचेटस कहते थे। तो बिंदुसार को किस नाम की संज्ञा दी गई है? अमित्रचेटस। ये आपको ध्यान में रखना है। वायु पुराण में इसे भद्रसार, जैन ग्रंथों में सिंहसेन, ये सब नाम किसके थे? बिंदुसार के थे। उसने सुदूरवर्ती दक्षिण भारतीय क्षेत्रों को भी जीतकर मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। दिव्यावदान के अनुसार उसके शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिसका दमन करने के लिए पहले अशोक और बाद में सुसीम को भेजा गया। तो ये दिव्यावदान एक ग्रंथ है, उसके अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, तो जिसका दमन करने के लिए अशोक गया और बाद में सुसीम को भेजा गया। बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक व्यक्ति को राजदूत के रूप में भेजा। तो इनका राजदूत कौन था? डायमेकस। प्लिनी के अनुसार मिस्र नरेश फिलाडेल्फस ने डियानीसियस नामक मिस्री राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा। लेकिन प्लिनी जो है एक लेखक, उसके अनुसार डियानीसियस नामक मिस्री राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था। बिंदुसार के बाद में आता है अशोक, जो कि पहला ऐसा सम्राट था जिसने पूरे उत्तर भारत को एक साम्राज्य में कर लिया था। सबसे महत्वपूर्ण जो शासक था। जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार किया। दक्षिण भारत से प्राप्त मास्की
और गुजरा अभिलेखों से उसका नाम अशोक मिलता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि कौन से अभिलेख में अशोक के नाम की चर्चा की गई। तो मास्की और गुजरा अभिलेख है, उसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। अभिलेखों में अशोक को देवनाम प्रिय, देवांशा प्रियदर्शी उपाधियों से विभूषित किया गया। विदिशा की राजकुमारी से अशोक का विवाह हुआ, उससे पुत्री संघमित्रा तथा पुत्र महेंद्र का जन्म हुआ। अशोक के अभिलेखों में उसकी रानी कारुवाकी का उल्लेख भी मिलता है। राज्याभिषेक के 7 वर्ष बाद अशोक ने कश्मीर तथा खोतान के अनेक क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाया। उसके समय में मौर्य साम्राज्य में तमिल प्रदेश के अतिरिक्त समूचा भारत और अफगानिस्तान का काफ़ी बड़ा भाग शामिल था। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष मतलब 269 ईसा पूर्व इनका राज्याभिषेक हुआ था। कहते हैं कि अपने 99 भाइयों का वध करके फिर ये राजगद्दी पर बैठे थे और बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध इन्होंने राज सिंहासन प्राप्त किया था। तो जब 261 ईसा पूर्व मतलब सिंहासन पर बैठने के 8 साल बाद में कलिंग पर इन्होंने आक्रमण किया, जिसमें 1 लाख लोग मारे गए। हाथी गुम्फा अभिलेख के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय कलिंग पर नंदराज शासन कर रहा था। इस व्यापक नरसंहार ने अशोक को विचलित कर दिया और फलतः उसने शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी। ये कलिंग युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। इसकी ये सन पूछी जाती है कि कब हुआ था और इससे अशोक के जीवन में क्या प्रभाव आया, क्या परिणाम हुआ इस युद्ध के बाद। तो इसने हमेशा हमेशा के लिए युद्ध करने की भावना को त्याग दिया, क्योंकि 1 लाख लोग मारे गए थे और इस नरसंहार ने अशोक को अंदर से हिला दिया, विचलित कर दिया और उसने शस्त्र त्याग दिए। मगध साम्राज्य के अंतर्गत कलिंग की राजधानी धौली या तौसाली बनाई गई। शर्मन, निर्घोध तथा उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया। उसने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष अपना लिया। बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पूर्व रास्तरंगिणी, जो कि कल्हण के द्वारा लिखी गई थी, ये भी कई बार पूछ लेते हैं कि कल्हण के रास्तरंगिणी के लेखक कौन हैं, तो कल्हण थे। तो इसके अनुसार अशोक शिव का उपासक था, जबकि उपगुप्त के प्रभाव में आकर इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म भद्रबाहु के प्रभाव में आकर जैन धर्म की दीक्षा ली थी। बाद में वह गुरु मोगली पुत्र तीस के प्रभाव में आ गया। बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीविकों के निवास हेतु 4 गुहाओं का निर्माण करवाया, जिनके नाम थे सुदामा, चापार, विश्व झोपड़ी और कर्ण। तो आजीविक मतलब जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो घूमते हैं, उनके लिए उन्होंने बराबर की पहाड़ियों में ये बनवाए थे, उनके लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था। उसने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया तथा 20वें वर्ष में लुम्बिनी कपिलवस्तु की धम्म यात्रा की। तो ये कलिंग युद्ध के बाद में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेते हैं और बाद में बोध गया जाते हैं और 20वें वर्ष में लुम्बिनी कपिलवस्तु जाते हैं बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने। रुमिनदेई अभिलेख से विदित होता है कि उसने वहाँ भूमिकर की दर 1 सिख से घटाकर 1/8 कर दी थी, मतलब 6ठे भाग से घटाकर 8वां भाग कर के रूप में जनता को देना पड़ेगा, ये उन्होंने कर दिया था। अशोक के शिलालेखों में चोल, चेर, पांडे और केरल के सीमावर्ती स्वतंत्र राज्य बताए गए हैं। राज्याभिषेक के संबंधित लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। बुद्ध शाक्य मतलब बौद्ध धर्म को मानने वाला। तो इस तरह से आपको सारे अभिलेख ध्यान में रखने हैं कि कौन कौन से अभिलेख में क्या क्या बताया गया है। धम्म मतलब धर्म। अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें धम्म कहते हैं। तो धम्म की परिभाषा पूछी जा सकती है आपसे कि मनुष्य का नैतिक विकास हो, उसके लिए जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें धम्म कहा गया। अशोक के धम्म की परिभाषा 2 तथा 7वें स्तंभ लेख में दी गई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके अनुसार
पाप कर्म से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य एवं कर्म शुद्धि ही धर्म है। साधु स्वभाव होना, कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, व्यवहार में मृदुता लाना, दया रखना, दान करना, शुचिता रखना, प्राणियों का वध न करना, माता पिता व अन्य बड़ों की आज्ञा मानना, गुरु के प्रति आदर, मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों, श्रमणों के प्रति दानशीलता होना, उचित व्यवहार करना, ये सब धर्म की आवश्यक शर्तें हैं। तीसरे अभिलेख के अनुसार धर्म में अल्प संग्रह और अल्प व्यय का भी विधान था। भब्रू शिलालेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध के, अब ये शिलालेख भी आपको ध्यान में रखना है कि त्रिरत्नों का उल्लेख कौन से शिलालेख में किया गया? भब्रू शिलालेख। बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 रत्न आपको दिमाग में रखने हैं कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। तो इनके प्रति अपनी आस्था प्रकट की। सांची जो कि मध्य प्रदेश में है और सारनाथ जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो वहाँ के लघु स्तंभ लेख में अशोक ने कौशाम्बी तथा पाटलिपुत्र के महामात्रों को आदेश दिया कि संघ में फूट डालने वाले भिक्षु भिक्षुणियों को बहिष्कृत कर दिया जाए। प्रथम शिलालेख में यह विज्ञप्ति जारी की गई कि किसी भी यज्ञ के लिए पशुओं का वध न किया जाए। तो किस तरह से इनका पूरा जीवन ही इन्होंने अपना परिवर्तित कर लिया कलिंग युद्ध के बाद। धम्म यात्रा क्या है? अशोक से पूर्व विहार यात्राएं की जाती थी जिनमें राजा पशुओं का शिकार करते थे। अशोक ने इनके स्थान पर धम्म यात्रा का प्रावधान किया। पहले विहार यात्राएं की जाती थी जिसमें राजा पशुओं का शिकार करते थे और उसके स्थान पर इन्होंने धम्म यात्रा शुरू कर दी। तो धम्म यात्रा जिसमें कि बौद्ध स्थानों की यात्रा तथा ब्राह्मणों, श्रमणों और वृद्धों को स्वर्ण दान किया जाता था। अनुसंधान क्या था? अशोक के काल में राज्य के कर्मचारियों, प्रादेशिकों, राजूकों, युक्तकों को के प्रति 5वें वर्ष धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा जाता था, जिसे लेखों में अनुसंधान कहा गया है। तो अनुसंधान क्या था कि कर्मचारियों और राजूकों, युक्तकों को प्रति 5वें वर्ष बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा जाता था, जो कि अनुसंधान कहलाता है। धम्म महामात्र। राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, जिनका प्रमुख कार्य क्या था? जनता में धम्म का प्रचार करना, उन्हें कल्याणकारी कार्य करने और दानशीलता के लिए प्रोत्साहित करना, कारावास में कैदियों को मुक्त करना और उनकी सजा कम करना, ये सब धम्म महामात्र का काम था। अभिलेख क्या थे? अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया, जिनकी प्रेरणा उसे ईरानी राजा कौन? डेरियस प्रथम से मिली थी। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। ये पूछा जा सकता है कि अशोक के अभिलेख कौन सी लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। जबकि पश्चिमोत्तर भारत में प्राप्त अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। तो सारे जो ज़्यादातर अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में है, लेकिन पश्चिमोत्तर भारत में जो अभिलेख मिले कौन से? मनसेरा और साबजगढ़ी से प्राप्त जो अभिलेख है वो खरोष्टी लिपि में है। टोपरा से दिल्ली लाए गए एक स्तंभ पर 7 लेख एक साथ उत्कीर्ण है। दूसरे व तीसरे अभिलेख में यवन नरेश एंटियोकस द्वितीय का उल्लेख है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार सफलता जेम्स प्रिंसेप को हुई थी। तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहली बार अशोक के अभिलेख पढ़े थे। ये ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि में थे। फिर आगे बताया कि ताम्रपर्णी के राजा तिस ने अशोक से प्रभावित होकर देवनाम प्रिय की उपाधि दी। तो देवनाम प्रिय की उपाधि किसने दी? ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये दी राजा तीस ने, श्रीलंका के राजा तीस ने। अशोक का पुत्र महेंद्र बोधि वृक्ष का एक भाग लेकर वहां पहुंचा। यहाँ से श्रीलंका में बौद्ध धर्म का पदार्पण किया। तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अशोक के पुत्र ने किया। 40 वर्ष शासन करने के बाद 232 में अशोक की मृत्यु हो गई और अशोक के उत्तराधिकारी तथा मौर्य साम्राज्य का पतन। अशोक के अगले 50 वर्ष तक उसके कमजोर उत्तराधिकारियों का शासन रहा। अशोक के बाद कुणाल राजा बना, जिसे दिव्य दान में धर्म विवर्धन कहा गया। रास्तरिंगिणी
के अनुसार उस समय जलोक कश्मीर का शासक था। तारानाथ के अनुसार अशोक का पुत्र वीरसेन गांधार का स्वतंत्र शासक बन गया था। कुणाल के अंधा होने के कारण मगध का प्रशासन उसके पुत्र संप्रति के हाथ में आ गया। कुणाल के पुत्र दशरथ ने भी मगध पर शासन किया। उसने नागार्जुनी गुफाएं आजीविकों को दान में दे दी। वर्धत अंतिम मौर्य सम्राट था। उसके ब्राह्मण मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या करके मगध में शुंग वंश के शासन की स्थापना की। तो अशोक की मृत्यु के बाद कुणाल बना और कुणाल अंधा था और इसके लिए उसका शासन है वो उसके पुत्र संप्रति के हाथ में आ गया। और कुणाल के पुत्र दशरथ ने भी मगध पर शासन किया। सारी जो नागार्जुनी गुफाएं थी वो आजीविकों को दान में दे दी थी। और वृत्रथ जो था वो अंतिम मौर्य सम्राट था। उसने ब्राह्मण मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी थी। वृत्रथ की हत्या किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने, और शुंग वंश की स्थापना कर ली। कल हम पढ़ेंगे मौर्य प्रशासन की, मौर्य काल में प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, वो पूरा हम कल पढ़ेंगे। अभी तक का आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।